नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कुल 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। हर अनुच्छेद हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और शासन व्यवस्था की नींव रखता है। इस सीरीज में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कौन सा अनुच्छेद किससे जुड़ा है, परीक्षाओं में कौन से अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण हैं और ये अनुच्छेद हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की इस अद्भुत यात्रा का और जानते हैं हमारे लोकतंत्र की असली ताकत संविधान के अनुच्छेदों को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यदि हम संविधान का थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखें तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जिसमें 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 448 अनुच्छेद हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के निर्माता हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कभी कभी इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भारतीय संविधान में दो चीज़ें आती हैं। एक होता है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब शुरू करते हैं। भाग 1 यहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 जो है वो भारत अर्थात इंडिया डेट इज भारत, यानी कि आर्टिकल जो है वो इंडिया डेट इज भारत यानी कि भारत को संघीय राज्य घोषित करता है। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश, जो कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होता है। एडमिशन फॉर न्यू स्टेट, संसद नए राज्यों को शामिल कर सकती है। नए राज्य कैसे बनते हैं उस पर भी हम आगे अगली वीडियो में विस्तृत रूप से करेंगे। तो यह शक्ति हमारे संसद वगैरह को है, राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, फिर जाके किसी भी नए राज्य का गठन होता है। अनुच्छेद 3 की बात करें, राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन, यानी कि जो गठन है और उसकी जो बॉर्डर हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि तो वो भी संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकते हैं। यानी कि किसी भी राज्य की यदि कोई सीमा वगैरह में बदलाव होना है तो वो भी संसद के पास वो शक्तियां हैं, और ऐसा आर्टिकल 3 में कहा गया है। भाग 2 है जो कि नागरिकता, यानी कि हमारी सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि नागरिकता के प्रावधान हैं। इसमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता तय करते हैं। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है, यानी कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 6 की बात करें, पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए है, यानी कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड फॉर पाकिस्तान, यानी कि इसमें लिखा गया है कि कौन पाकिस्तान से कब आया है तो उसको किस हिसाब से हम उसको नागरिकता दे सकते हैं। ये आर्टिकल 6 में बात की गई है। यदि हम आर्टिकल 7 की बात करें तो पाकिस्तान जाने वाले प्रवासी जो हैं, एक आए प्रवासी हैं, एक पाकिस्तान जो चले गए हैं भारत से, उनके लिए क्या सिटीजनशिप का क्या है वो हमने अनुच्छेद 7 में यहाँ पर बात करी है। अनुच्छेद 8 की बात करें तो भारत से बाहर भारतीय मूल के लोग, यानी कि पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्री में, पाकिस्तान के साथ नागरिकता का सिस्टम अलग है और देशों के साथ नागरिकता का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, तो उनके लिए क्या नियम है तो वो हमने आर्टिकल 8 में बात करी है।
आर्टिकल 9 की बात करें, विदेशी नागरिकता लेने पर, यानी कि यदि आपने विदेश में नागरिकता ले ली है, आप किसी दूसरे देश की नागरिक हो गए हैं, तो भारत की नागरिकता का क्या होगा, खत्म हो जाएगी, रहेगी, क्या सिस्टम रहेगा, वो हमने आर्टिकल 9 में बात करी है। अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता की निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूसी, मतलब आप कितने समय से कहाँ पर रह रहे हैं, अब कितने समय आप भारत में रह रहे हैं, कितने समय आप विदेश में रह रहे हैं, इस चीज़ पे भी हम नागरिकता को करते हैं। इसके लिए आर्टिकल 10 में लिखा है। अनुच्छेद 11 जो है वो संसद की शक्ति से रिलेटेड है, यानी कि नागरिकता से रिलेटेड जो संसद की शक्ति है वो क्या कहती है, तो इसमें आर्टिकल 11 में लिखा है। उसके बाद भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हैं। अनुच्छेद 14 है जो कि समानता का अधिकार है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 यानी कि प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव निषेध है। धर्म, जाति, लिंग आदि पर भेदभाव वर्जित है, यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और उसके लिंग आदि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 16 समान अवसर का अधिकार है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए समान अवसर की बात की गई है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है। आर्टिकल 19 यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है। राइट टू फ्रीडम, यानी कि नागरिकों को 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं। तो ये हमारे थे फंडामेंटल राइट। भाग 3 की बात करें, मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट। अभी अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइन एंड पर्सनल लिबर्टी, बिना विधि के जीवन स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार है, जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी के धर्म का भी आप प्रचार कर सकते हैं, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 29 से 30 की बात करें, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थान सुरक्षित रखने का अधिकार है। जो भी यहाँ पर मैंने मतलब एक प्रकार से जो हमारी अल्पसंख्यक हैं, मतलब जो लोग भी, तो वो अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थान सुरक्षित रखने का उनको अधिकार है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। संविधान उपचार का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार भी है। यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है कि मेरे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन हो रहा है, तो इस हिसाब से हमको ये भी राइट है कि हम सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए जा सकते हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व DPSP। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का एक संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायत व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी, सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा। अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा व देखभाल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 51 यानी कि 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। भाग 4 का ए है मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51A नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिन्हें हम हर नागरिक के कर्तव्यों की अलग अलग सूची होती है, उसमें उसके बारे में हम अलग से कभी बात करेंगे। फिलहाल ये है कि हमें संविधान में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य भी दिए हुए हैं। भाग 5 संघ एंड यूनियन। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद होगा,
आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग लगेगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद होगा। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होगा। आर्टिकल 79 में संसद की एक संरचना होगी। आर्टिकल 110 एक धन विधेयक होगा। आर्टिकल 112 112 वार्षिक बजट होगा। भाग आपका जो 6 है उसमें राज्य स्टेट के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 153 एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 163 राज्य की एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 165 राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राज्यों को है। ये भी हमारे संविधान में से शक्ति मिली हुई है। अब यहाँ पर जो हमारी भाग है, पंचायतें, नगर पालिकाएँ, सहकारी समितियाँ हैं। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायत व्यवस्था है। आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिकाएँ हैं। आर्टिकल 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक सहकारी समितियाँ हैं। इनको भी संविधान में जगह मिली हुई है। अब भाग की बात करें वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे की, यानी कि आर्टिकल 265 कहता है कराधान केवल विधि द्वारा होगा। आर्टिकल 280 में एक वित्त आयोग होगा। आर्टिकल 300 ए संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब ये एक जनरल अधिकार है, यानी कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 ए में जोड़ा गया है। इलेक्शन से रिलेटेड बात करें कि एक आर्टिकल 324 के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग होगा। विशेष प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 330 से 342 जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान है। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो आर्टिकल 343 हिंदी राजभाषा होगी। आर्टिकल 345 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान है। यदि हम आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, युद्ध, विद्रोह, आपात स्थिति में लागू होगा। आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, राज्य सरकार विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में होने पर। उसके बाद संविधान में संशोधन की बात करें तो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया की भी बात करता है। यदि संविधान में जब भी कोई संशोधन करना होता है तो हमारे संसद के द्वारा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है। विशेष प्रावधान की बात करें, स्पेशल प्रोविज़न, अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, अब ये हटाया गया है, यानी कि अब धारा 370 नहीं है। अनुच्छेद 371 की बात करें, अन्य राज्यों के लिए भी विशेष प्रावधान है, यानी कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर कर्टेन स्टेट, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं। यदि हम अपने निष्कर्ष की बात करें तो संविधान जो है वो भारत की आत्मा है। परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस, संशोधन प्रक्रिया अमेंडमेंट प्रोसेस से रिलेटेड आते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर सभी जो भी मेन मतलब आर्टिकल थे भाग के अकॉर्डिंग यानी कि वो आपको देख लिए हैं। आपको ये मेन में ये सभी आर्टिकल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि किस भाग में किस आर्टिकल के अंदर किस चीज़ के लिए क्या बात कही गई है। तो ये सब चीज़ें आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी वीडियो आती है आप अपने पास पेन और कॉपी रखें। जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं आती हैं उनको आप नोट डाउन करें। मैं इसकी पीडीएफ वगैरह भी अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिंक में इसका पीडीएफ का लिंक वगैरह ये पीडीएफ वगैरह अटैच कर दूंगा, या जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल होगा मैं उस पर इस चीज़ को लगा दूंगा। जैसा भी अपडेट होगा वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे को यदि कमेंट भी करेंगे तो मैं आपको इस
इसको पर्सनली इस चीज़ को मैं आपको भेज भी दूंगा, यानी कि मैं पहले तो इसको डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक वगैरह जिससे कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सको ये करूँगा, या टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इस चीज़ को भेजूँगा। जैसा भी रहेगा वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो वगैरह में बता दूंगा, लेकिन आपको इसी तरीके से चीज़ें करनी है। यदि आपसे कोई भी चीज़ें पूछता है तो आपको वो चीज़ बिल्कुल पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है तो आर्टिकल 352 है, राज्य आपातकाल की बात कर रहा है तो 356 है, वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है तो 360 है। तो ये हमारे इमरजेंसी प्रोविज़न है। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। थैंक यू।